बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2016 के थर्ड पेपर का सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन सी के पहले दो क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ वो प्रीवियस वीडियोस में आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो सी पार्ट होता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला आता है कि उनको लॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉपर्ली पता नहीं चलता कि उसमें कितना आंसर लिखना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपको जो ई शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना कि हमारी स्पेस नहीं है या कुछ भी, तो हम इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते। तो अगर जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है तो आपने प्रॉपरली और फुल लिखनी है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना कि थोड़ा थोड़ा सा लिख के और उसको आप एंड कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्कस द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। तो अब देखें, आपको दो कंडेंसेशन रिएक्शंस करवाए हैं। जैसे ही आप कैनी-ज़ेरोस आपके माइंड में मतलब क्वेश्चन नज़र आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 19 में आपको जो कंडेंसेशन रिएक्शंस करवाए हैं, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शंस, तो वो आपको दो करवाए हैं, ठीक है। एक एल्डोल कंडेंसेशन है, वो भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी आपको जो है आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने पोर्शन किया है तो उसमें आपने इनकी डेफिनेशंस, इनके मैकेनिज्म्स बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बताऊंगी कि ये लिखना कैसे है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं, ठीक है, कीटोन्स जो है वो नहीं देते। और इसकी भी रीज़न जो है वो ऑलरेडी हमने वीडियोस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन जब किया है तो उसमें हेल्पिंग वीडियोस में हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि व्हाई द कीटोन्स डोंट गिव द एल्डिहाइड्स, sorry, why the ketones don't give the कैनी-ज़ेरोस reaction। तो इसका देखें, this reaction is only carried out by the aldehydes having no alpha hydrogen atom in them. Two molecules of the aldehydes are involved, one is being oxidized and other is reduced, so it is called disproportionation reaction। ये इसकी definition है, ठीक है। और examples इसमें हैं आपके पास फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसकी कंडीशंस में है कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर, 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब अगर कभी आपको हो के कंडेंसेशन रिएक्शंस और उसमें कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, और कंडीशंस दी हुई हैं और वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि डाइल्यूट NaOH, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर डाइल्यूट NaOH है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। और अगर लिखा हो कि कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है, या फिर 50% NaOH, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस से भी आपको आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट है, ये देखें, ये आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं PDF फॉर्म में। ये कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन आपने ये फॉर्मल्डिहाइड का लिखा, ये बेंजल्डिहाइड का लिखा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ये कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH की प्रेजेंस में ये एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड वाली प्रोडक्ट बनेगी और एक रिड्यूस्ड वाली, ठीक है। और मैकेनिज्म के ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पैराफिन्स एंड ऑलिफिन्स, position and functional group isomerism and thermoplastic and thermosetting polymers, ठीक है। अब इसमें जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ना, ये ऑलरेडी आप ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन एज इट इज़ 2016 के फर्स्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो बाकी हम 1 बाय 1 कर लेते हैं, ठीक है। पैराफिन्स, पैराफिन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव एंड हैव लो एफिनिटी फॉर जनरल रीएजेंट्स, यानी किसी भी रिएजेंट के साथ आप इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत जल्दी से ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं है कि अल्केन्स बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते, उनको स्ट्रॉन्ग मतलब कंडीशंस दी जाती हैं, हाई टेम्परेचर या कोई कैटलिस्ट या कुछ इस तरह से, फिर ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है द वर्ड पैराफिन, ठीक है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड और पैरम और एफिन्स, ठीक है। पैरम मीन्स लिटिल और एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी लिटिल एफिनिटी है इनके पास अदर रिएजेंट्स के लिए, ठीक है। पैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स दे ओनली हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो ये आपके पास पैराफिन का आपने प्रॉपरली इसका आंसर कर दिया है। और इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द पैराफिन इंक्लूड पैराफिन वैक्स, लिक्विड पैराफिन, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली, कैरोसिन, ठीक है। इन तमाम में क्या होगा कि जो भी इनके फार्मूलाज हैं तो उसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये पैराफिन्स की एग्जांपल्स हैं। ऑलिफिन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स आर कॉल्ड, यानी डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑलिफिन्स बिकॉज दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और
ब्रोमीन, ठीक है। अच्छा, द वर्ड ऑलिफिन कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड। अब ये देखें, ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना जब इनको हेलोजेंस के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसी वजह से ऑयल फॉर्मिंग की वजह से इनको ऑलिफिन्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो जैसे द वर्ड ऑलिफिन कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड ऑलियम एंड फिकेर, ठीक है। तो ये लेटिन वर्ड था, ये लेटिन वर्ड था जिसमें से इसको निकाला गया है ऑलिफिन्स को। मीन्स के ऑयल एंड फिकेर मीन्स टू मेक, ठीक है। यानी ऑयल मेकिंग जितने भी कंपाउंड्स होंगे जब उनको हम हेलोजन से ट्रीट करवाएंगे तो वो ऑलिफिन्स कहलाएंगे, ठीक है। अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, विच मीन्स दे कंटेन कार्बन एटम्स विद अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपरली ऑलिफिन्स को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, एग्जाम्पल के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप एक्सप्लेन करते रहें, एग्जाम्पल किसी चीज़ की ना दें, ठीक है, तो वो आपके कभी भी फुल मार्क्स नहीं होते। तो आपने हमेशा प्रॉपर आंसर करने के लिए डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल काम करना होता है, ठीक है। द कॉमन ऑलिफिन एग्जाम्पल्स आर प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास था पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये ऑलरेडी पिछले जो पेपर्स गुजरे हैं 2016 1 एंड 2, ठीक है, उसमें आपने इनकी वीडियोस जो हैं वो वॉच कर ली हैं ना, ठीक है। तो इसमें आपने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे आपके पे, यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे ना, उसकी आपके पास 5 टाइप्स हैं, ठीक है, 5 टाइप्स हैं। तो उसमें से मेरे ख्याल में एक मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म वो भी आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो अब यहाँ पर पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पोजिशन आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन देम एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, डेफिनेशन लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पर पोजिशन आइसोमर नहीं पूछा हुआ बल्कि पोजिशन आइसोमेरिज्म पूछा हुआ फेनोमेना के बारे में। तो पहले आपने पोजीशन आइसोमर्स के बारे में बताना है कि वो होते क्या हैं, और फिर कहना है कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट आपके पास ये इसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये पोजीशनल आइसोमर्स हैं, कि पहले वाले में फर्स्ट पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ और सेकंड मॉलिक्यूल में सेकंड पे लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रही है, तो ये भी आपस में पोजीशनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन देम एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और इसकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोनिक कोई भी आप ले लेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन वाला कीटोन और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मीन्स के इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेम होंगे, ठीक है। और बट उनका एक में कीटोनिक ग्रुप बना रहा है और एक में एल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक में एसिडिक ग्रुप है और एक में जो है वो एस्टर लिंकेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं कि विच सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग, जब हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब दोबारा से ये कूल डाउन होंगे तो दोबारा हार्ड हो जाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग ऐसे नहीं होते। थर्मोसेटिंग कैसे होते हैं कि जो यहाँ पे सेटिंग क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर is one which becomes hard on heating and cannot be softened on heating, यानी आप हीट करें तो और हार्ड ही होते जाएंगे और यानी सॉफ्ट नहीं होते, यानी हीटिंग पे भी वो सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बैकलाइट। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव 3 मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये सिंपल है लेकिन इसको भी प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे ही तो फुल मार्क्स मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जैसे कि वाटर में होता है ना, वाटर में 2:1 की रेशियो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से हम इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है।
और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये देखें, हाइड्रेट्स के लिए वाटर यूज़ किया हुआ है और ये कार्बन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेराइड्स आर दी मोस्ट, यानी इनको शुगर्स भी कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ये शुगर्स का आप कह लें कि साइंटिफिक नेम है। सेकेराइड्स आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, वाइटामिन वगैरह हैं, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और अबंडेंट जो हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च आर द एग्जाम्पल्स। फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स अब हमने लिखने हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके पास फंक्शंस हैं वो सारे लिखे हैं, तो आपसे जितने भी पूछे जाएं तो आप वो बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मार्क्स अगर ज़्यादा हैं, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने फिर मैक्सिमम 5 to 6 जो है वो फंक्शंस लिखने हैं। अच्छा, दे स्पेयर प्रोटीन, अब यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करें कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को स्पेयर कर देते हैं। मतलब जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये चाहते हैं कि हम जो है वो हमारी ऑक्सीडेशन हो, कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन हो, बर्निंग हो और वो एनर्जी प्रोड्यूस करें और प्रोटीन्स जो हैं वो बर्न ना हो, ठीक है। सो दैट प्रोटीन्स कैन कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज़, यानी बेसिकली हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स खुद एनर्जी सोर्स बन के तो प्रोटीन्स को जो है वो स्पेयर कर देते हैं ताकि वो बॉडी की जो भी टिश्यूज़ हैं उनकी बिल्डिंग करें, उनकी रिपेयरिंग करें, उनको मेंटेन करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड अप एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फैट्स। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट में ना पूरा प्रोसेस कीटोसिस जो है वो डिस्कस हुआ है, तो आपसे ये प्रॉपरली अलग से कीटोसिस के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स लीड टू द डिजीज़ कॉल्ड कीटोसिस, यानी कीटोसिस की डिजीज़ किस तरह से ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर फैट टू बी मेटाबोलाइज प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट बी प्रेजेंट, अगर हम चाहते हैं कि फैट जो है उसकी बर्निंग हो और वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ हो, तो उसके लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कुछ ज़रूरी हैं, मतलब वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर आर नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स देन लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम ले ही नहीं रहे और बहुत ज़्यादा फैट्स है, बस उसी की बर्निंग हो जा रही है और एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है, तो क्या होता है द बॉडी इज़ नॉट एबल टू हैंडल दिस लार्ज अमाउंट सो क्विकली, सो इट एक्यूमुलेट्स द कीटोन बॉडीज़, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब जब बॉडी की फैट्स जो हैं वो उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वहाँ पर ना कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं विच मेक्स द बॉडी एसिडिक एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कीटोसिस, ठीक है, यानी कीटोन्स की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज़, ठीक है, एंड इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, और ब्रेन में भी अल्लाह ताला ने कि इस तरह के मतलब हार्मोन्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, कि जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिकम्पोज करके उससे एनर्जी लेते हैं, ना कि वो प्रोटीन्स या फैट्स वगैरह की बर्निंग से एनर्जी लेंगे, ठीक है। यानी नर्व्स टिश्यूज़ के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल निज़ाम है। एंड सर्टन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सपोर्ट ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया इन दी इंटेस्टाइन ऑफ फॉर डाइजेशन, ठीक है, यानी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई इन फाइबर एंड विच हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड लोअर द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेज सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़। एंड कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन। अब यानी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स भी होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन, इम्यून सिस्टम्स, डेवलपमेंट ऑफ द डिजीजेज एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड ग्रोथ, यानी इतने यानी कुछ कंस्ट्रक्टिव एंड कुछ डिस्ट्रक्टिव में भी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब हमने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, ऑब्वियसली बात है कि अगर बहुत ज़्यादा आप कंजप्शन करना शुरू कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो जो है डिजीज़ की तरफ ले जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक हमने जो है वो कम्प्लीटली 2016 का जो थर्ड पेपर है वो डिस्कस कर लिया है,
ठीक है। और इसका सी सेक्शन भी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इसको आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है और याद करना है, क्योंकि बहुत ही आप कह लेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।